जी, नमस्कार। नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ, कवि, लेखक, आलोचक, दिल्ली से। यह जो गीत विधा को लेकर काफ़ी कुछ बदला है और जी, उसकी परंपरा में भी कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि परंपरा को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं या जी, जी, परंपरा ही कहीं न कहीं टूट-फूट रही है। जी, तो आप का अनुभव क्या कहता है इसको लेकर? जी। गीत विधा अपने आरंभ से ही निर्भय जी पाठकों के और श्रोताओं के मन को मोहती रही है और यह एक गेयता को लेकर अपनी अपनी मानसिक अनुभूतियों को लेकर, प्रेम को लेकर और आंतरिक सारी व्यथाओं को लेकर जनमानस के सामने उजागर होती रही है। तो यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि गीत अपने आरंभ से और एक बहुत लंबे दौर तक एक बहुत सशक्त विधा के रूप में स्थापित होती रही और हर कालखंड में इसका महत्व निरंतर रहा। और इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण बात आधुनिक काल तक आते-आते यह रही निर्भय जी कि इसके कलेवर में भी इसकी बहुत सारी अनुभूतियों को लेकर, पक्षों को लेकर, कंटेंट को लेकर के परिवर्तन जारी रहे, भाषा को लेकर विशेष रूप से। तो जो ये परिवर्तन होते रहे, इससे गीत को हर समय में एक बदलाव के दौर से गुजरना पड़ा। जैसे गुप्त जी के काल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हो गया था, तो उस भाषा का विकास हुआ और गीत ने एक अलग ही रंग लिया। छायावाद तक भी गीत जो है वो बहुत ही प्रमुख विधा रहा। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, इनके गीत जो हैं बेहद चर्चित रहे। और जैसे ही छायावाद काल का पराभव हुआ निर्भय जी और एक संधि काल में उत्तर छायावादी दौर आया, वहां से गीत में और ज्यादा परिवर्तन और ज्यादा स्थापनाएं आनी शुरू हो गई, क्योंकि उत्तर छायावादी काल में गिरिजा कुमार माथुर, नरेश सक्सेना, उनके बाद के ठाकुर प्रसाद सिंह और आपके ओम प्रभाकर और इन ढेर सारे कवियों ने गीत को एक नई ऊर्जा, एक नया वो दिया, आकार भी कह सकते हैं। तो विशेष रूप से उत्तर छायावादी कहे जाने वाले गिरिजा कुमार माथुर ने गीत को लेके बड़े प्रयोग किए। उनके 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिसमें उनके मंजीर काव्य संग्रह को की भूमिका गिरिजा कुमार माथुर ने लिखी। गिरिजा कुमार माथुर के मंजीर काव्य संग्रह की भूमिका महाकवि निराला ने लिखी और उसमें उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन मंजीर काव्य में उत्तर छायावादी प्रभाव तो मिलता है गिरिजा कुमार माथुर की कविता में। इसके बाद उनका जो दूसरा संग्रह आया, छाया मत छूना मन, उसमें गीत को लेकर के बहुत सारे प्रयोग, गीत को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं, गीत को लेकर एक नया कथ्य जो थोड़ा सोशल रियलिज्म से, सामाजिक यथार्थ से जुड़ा। जैसे उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। ये गीत उनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, आकाशवाणी से भी प्रसारित किया गया गेयता के रूप में। और इसके जो अंतरे थे उनमें सोशल रियलिज्म, मानव मन की पीड़ा, मानव मन की व्यथा, यह सब उजागर हुई। और उस दौर की एक बहुत बड़ी विशेषता निर्भय जी ये रही कि पत्र पत्रिकाओं में बहुत प्रमुखता से गीतकारों को स्थान मिला। आप भी निश्चय ही इन सारी पत्रिकाओं को देखते होंगे, वाकिफ होंगे। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, ज्ञानोदय, इन सब में गीत को इतना ज्यादा प्रश्रय दिया गया कि उसका एक बहुत अलग से और विशिष्ट स्थान बन गया। और यहाँ तक हुआ धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और अन्य में कि मुख पृष्ठ के बाद के पृष्ठों में या कभी कभी मुख पृष्ठ पर भी गीत को दे दिया गया। और उन गीतकारों में नरेश सक्सेना, आपके गिरिजा कुमार माथुर, ओम प्रभाकर और बहुत सारे गीतकार इसमें समाहित हुए। और
इस तरह गीत की प्रतिष्ठा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बहुत ज्यादा प्रचलित रही। इसमें उनका योगदान भी निश्चित रूप से रेखांकित किए जाने योग्य है। इसके बाद जो दौर आया निर्भय जी, उस दौर में गीत को लेकर के एक ऐसी धारणा बनी जिससे धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से गीत को लेकर के लोगों की, कवियों की रुचि कम होती गई और लोग गीत के मैदान को कहें अगर तो छोड़ते चले गए। यह बात मैं आपको एक शोधपरक दृष्टि से कह रहा हूं कि जैसे उत्तर छायावादी कवि तो की हमने चर्चा कर दी, तार सप्तक की जो चारों सप्तकों के 28 कवि थे, तो इस पर मैंने थोड़ा शोध किया और मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे निर्भय जी मुक्त छंद की कविता का या प्रयोगवादी कविता का प्रसार बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रयोगवादी कवि जो लगभग उनमें 60% गीतकार थे, उन्होंने गीत को छोड़ करके मुक्त छंद का या प्रयोगवादी कविता को अपना आधार काव्य बनाने का निर्णय लिया। तो ये एक बड़ा बड़ा प्रस्थान बिंदु या एक बड़ा निर्णायक मोड़ है गीत विधा के क्षरण होने का। और गीत विधा के थोड़े उसको जो गीत के सिद्धहस्त कवि थे, जो गीत के बेहद पूरे देश भर में चर्चित कवि थे, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश भर में जिन्होंने एक विशिष्ट स्थान बना लिया था, उन सब ने जो है ना तार सप्तक के माध्यम से जैसे ही वो प्रयोगवादी कवि के रूप में उनको संज्ञा मिली, वह गीत का दामन या गीत की विधा को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। यह बात इसी से सिद्ध कर सकते हैं निर्भय जी हम कि अज्ञेय जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना काव्य सृजन गीत से ही शुरू किया था। गिरिजा कुमार माथुर जो प्रयोगवाद के प्रवर्तकों में भी जिनका नाम दे दिया जाता है कभी कभी, उन्होंने तो अपना उत्तर छायावादी के रूप में 2 काव्य संग्रह और गीत से ही उन्होंने अपने कवि जीवन का आरंभ किया। वैसे प्रयोगवादी काव्य धारा के या तार सप्तक के 28 कवियों में लगभग 60% कवि ऐसे हैं जिन्होंने गीत को छोड़ करके मुक्त छंद की कविता या प्रयोगवादी कविता में अपना अवदान देना आरंभ किया। यह थोड़ी सी विचित्र, थोड़ी अचंभित करने वाली, अलग से लगने वाली चीज है। तो हम इसके कारण में यदि जाएं निर्भय जी, तो मैंने साक्षात्कार लिए कुछ कवियों के। इनमें सबसे प्रमुख साक्षात्कार था गिरिजा कुमार माथुर का। मैंने उनसे पूछा कि कवि के रूप में आपने अपने काव्य यात्रा गीत से शुरू की और आप देश के बहुत प्रख्यात गीतकार के रूप में शुमार किए जाते रहे। देश की प्रख्यात पत्र पत्रिकाओं में और थोड़ा बहुत मंच पर भी आपके गीतों की बेहद चर्चा रही। मंच पर इसलिए कम क्योंकि आकाशवाणी में नौकरी के दरमियान बहुत व्यस्त रहते थे और दूसरा उनकी मंच के प्रति बहुत अधिकतम रुचि नहीं थी, बहुत सीमित संख्या में थी। तो उन्होंने मुझसे कहा निर्भय जी कि गीत के प्रति मेरा जो थोड़ी सी विरक्ति कहें या छोड़ने का मन कहें, वो इसलिए हुआ कि गीत में अपनी बात को पूरी तरह कहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। इस स्थापना को मैं उनकी एक महत्वपूर्ण स्थापना मानता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़े समूह ने गीत विधा को छोड़ करके प्रयोगवादी काव्य में, मुक्त छंद की कविता या प्रयोगवादी कविता में अपना स्थान स्थापित किया या अपनी रुचि स्थापित की। अन्य कवियों से भी मैंने इस तरह की बात की, नरेश सक्सेना जी से भी की। नरेश सक्सेना बहुत प्रख्यात कवि रहे, बल्कि गिरिजा कुमार माथुर उनको बहुत पसंद करते थे गीतकार के रूप में। उन्होंने अपनी पुस्तक नई कविता सीमाएं और संभावनाएं में जिन 6-7 कवियों के नाम दिए हैं, उनमें ओम प्रभाकर और नरेश सक्सेना, इनको उनकी बहुत प्रशंसा की है उन्होंने इसमें। तो नरेश सक्सेना भी आरंभ के बहुत ही देश के श्रेष्ठतम गीतकार रहे। उनने गीत को एक नया कलेवर भी दिया, लेकिन वह भी उत्तर जो है विमुख होते गए और फिर समकालीन कविता कहें या नई कविता में उन्होंने अपना अवदान दिया। 3 किताबें उनकी प्रकाशित हुई।
सुनो, एक उसको लेकर है, और एक समुद्र में हो रही बारिश है। तो इस तरह उनका आना, और तार सप्तक के 50-60 कवियों का इस तरह, वो 28 कवियों, तो लगभग 60% कवियों का इस तरह छोड़ना गीत के लिए, ये एक बड़ा निर्णायक मोड़ था निर्भय जी गीत के एक सीमित हो जाने का, गीत को अपने परिवेश में एक सिमट जाने का। अब थोड़ी हम बात कर लें निर्भय जी मंचीय कविताओं की। इसके समानांतर मंच चलता रहा, और मंचीय कविताओं का भी अपने समय में बेहद प्रभाव रहा। मुझे याद है 60 और 70 के दशक में जो कवि कविता पाठ करते थे, तो वो कविता 9 बजे से लेकर के और 3-4 बजे तक चलती थी। वो उसको नाम दिया जाता था समा बांध दिया, और बिल्कुल रात भर जो है वो मंच में काव्य पाठ चलता रहा। बच्चन जी का, और जितने भी उस दौर के स्थापित कवि थे, और फिर उसके बाद के दौर के हमारे ग्वालियर के भी बहुत ज्यादा समूह रहा। वीरेंद्र मिश्र बहुत अच्छे मंचीय कवियों में, और अच्छी संकलन की कविताओं के रूप में भी उनका नाम रहा। रमानाथ अवस्थी, ये भी मंचीय कविता और अपने कवि के रूप में बहुत चर्चित रहे। भारत भूषण, ये भी मंचीय कविता में और उसमें बहुत चर्चित रहे। तो इस तरह ये चलता रहा। इसके बाद जो है निर्भय जी, आपको ज्ञात हुआ कि एक नया पैटर्न आया कविता में, नवगीत का। नवगीत को भी एक नाम के रूप में तो नवगीत के नए कलेवर के रूप में लिया गया, लेकिन नाम में क्या रखा है ये कहावत सही है। नवगीत में जो तीन अंक निकले, उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसमें बहुत सारे कवि थे। उसमें भी जो कवि समाहित हुए, उसमें भी बड़े आश्चर्यजनक रूप से कुछ कवियों ने छोड़ दिया गीत लिखना। जैसे ज़हीर कुरैशी शुरुआत के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे। चांदनी का दुख उनका बड़ा प्रसिद्ध काव्य संग्रह था। नव गीत में तो इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का भी नाम माना जाता है, मुजफ्फरपुर वाले का। जी बिल्कुल भाषा को लेके बड़ा उन्होंने अच्छा प्रयोग किया। और उसके बाद तो शांति सुमन आ जाती हैं। जी हाँ, उनको लेके तो एक बड़ा आयोजन भी हुआ था, उनको समर्पित करते हुए उसकी चर्चा देखी थी। आपने बात भी की थी उस पर, उन्होंने बड़ी अच्छी टॉक भी की थी आपने उस पर। उन्होंने जो बोले थे, शायद करण सिंह बोले थे सर उसमें, है ना? जी, वो मैंने सुनी थी, वो बड़ी अच्छी टॉक थी। तो देखिए सर, ये क्या हुआ कि नवगीत में भी, और गीत से हटने का और नवगीत की ओर जाने का यही था जो आपने कहा कि प्रयोगवादी जो कविता विधा आई, या प्रयोगवादी जो ये वाद आया, वही था कि गीत में जो सीमा बांध दी जाती थी कथन की, वो आजादी के लिए नवगीत की ओर गए, क्योंकि नवगीत में थोड़ी सी आजादी मिली, और उससे अधिक आजादी कविता में मिलती है, जो आप बता ही रहे हैं। जी, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, मैं इसमें इसके उलट में एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि नवगीत में जो मैंने परिवर्तन देखा, वो बहुत अधिक सीमा तक भाषा को लेकर देखा मैंने। कथ्य में तो परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ही, वो तो चलता रहा। लेकिन भाषा को लेकर देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे 2 बड़े प्रिय कवि हुए हैं निर्भय जी। एक तो नईम साहब, नईम मेरे परिचित भी थे, वो बड़े अच्छे कवि थे, और उन्होंने, उनकी मैं आरंभ से ही कविताएं पढ़ता रहा, तो उसमें तो ये जो आप कह रहे हैं नवगीत के तत्व मुझे मिलते रहे। जैसे मैं आपको कुछ पंक्ति में सुनाऊं नईम साहब की, कि जोड़ जोड़ गठिया का मारा मौसम सीला है, जोड़ जोड़ गठिया का मारा मौसम सीला है, खोलूं जब तक दुष्ट हवाओं ने जड़ दिए किवाड़, खोलूं जब तक दुष्ट हवाओं ने जड़ दिए किवाड़, काटूं कैसे शस्त्र भौंथरे ये पल हुए पहाड़, खूंटे से बंध गया हर कदम, खूंटे से बंध गया हर कदम, चुभता कीला है, जोड़ जोड़ गठिया का मारा मौसम सीला है। तो निर्भय जी, मैं आपसे थोड़ा, मैंने पढ़ी ये कविताएं, काफी मेरी रुचि रही तो मैंने पढ़ी, तो मैंने ये महसूस किया कि नवगीत नाम तो दिया गया, लेकिन बहुत सारे कवि ऐसे थे जो इस पैटर्न की कविताएं उससे पहले से लिख रहे थे।
भाषा को लेकर भी, कथ्य को लेकर भी, संवेदना को लेकर के। जैसे मैं आपको एक बड़ा विचित्र सा उदाहरण देता हूँ निर्भय जी, जो शायद जिस पर बहस भी हो, जिस पर असहमति भी हो। 1930-35 के दरमियान में बालकृष्ण शर्मा नवीन की मेरी एक किताब, एक कविता कोर्स में आई निर्भय जी, बीए के में। उस कविता का नाम था हम अनिकेतन। इस कविता में मुझे नवगीत के बिल्कुल बिल्कुल उदात्त तत्व मिल जाते हैं। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन अच्छे कवि थे उस दिन, प्रगतिवादी काव्य धारा के, उर्मिला खंड काव्य था। तो वो कविता सुनिए आप, तो आपको लगेगा कि इसमें नवगीत के तत्व हैं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन। हम अनिकेतन, अब तक बीती यों ही काटी, अब क्या सीखें नव परिपाटी। कौन बनाए आज घरौंदा, चुन चुन पत्थर चुन चुन माटी। ठाठ फकीराना है लेकिन, ठाठ फकीराना है लेकिन, बाघंबर सोहे अपने तन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। और अंतिम इसका अंतरा कि ठहरे अगर किसी के दर पर, कुछ शर्मा कर कुछ सकुचा कर, तो दरवान कह उठा बाबा, आगे जा देखो कोई घर। हम दाता बनकर बिछरे पर, हमें भिक्षु समझे जग के जन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। तो निर्भय जी, मैं इस माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नवगीत ने एक बेशक नवगीत ने एक शुरुआत की, गीत को एक नए कलेवर को लेकर, गीत के एक नए, लेकिन गीतकारों में ये प्रवृत्ति नवगीत की आगमन से पहले से मिलती है। जैसे निराला का ही एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि बांधू ना नाव स्थाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। इसमें आपको मिल सकता है। और नवगीत आरंभ होने के पहले गिरिजा कुमार माथुर के तो ढेरों गीतों में आपको ये प्रवृत्ति मिल सकती है। बोलते शांति सुमन के कुछ पंक्तियां हैं जी। थाली उतनी की उतनी रह गई, रोटी हो गई छोटी। जी जी जी। कहती है बुढ़िया दादी अपने गांव की, सबसे बुढ़िया दादी अपने गांव की। जी जी, ये टर्निंग, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये इनका जो है ना, इनका जो वो था गीत को लेकर एक नएपन का, और बिल्कुल टटकी भाषा जिसको कहें उसमें, तो उस पर कंट्रीब्यूशन तो बेशक है इनका। तो मैं कुछ कभी बेशक इसमें है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैंने टर्निंग पॉइंट्स बताए निर्भय जी आपके लिए कि ये जो नाम जो दे दिए जाते हैं, जैसे देखिए भक्तिकाल संत कवियों के कारण, रीतिकाल मार्ग या प्रणाली अपनाने वाले कवियों के कारण, प्रगतिवादी वही प्रोग्रेसिव या उस दौर के हिसाब से, छायावाद छाया को लेकर लिखते हैं, कल्पना जीवी हैं, कल्पना मेरुदंड छाया का। तो नाम तो देखिए रख दिए जाते हैं। समकालीन कविता के कवि भी प्रयोगवादी कवि मिल जाएंगे आपको कई समकालीन कविता में, जो प्रयोग कर रहे हैं कविता को लेकर, नई कविता। तो ये जो नाम चले ना निर्भय जी, प्रयोगवाद, अकविता, सचेतन कविता, नकेनवादी कविता, और इसके समानांतर उत्तर छायावाद की वो गीत में मोड़ने वाले, तो ये सारे नाम जो है ना वो तो सब दे दिए गए। लेकिन ये सही आप कह रहे हैं कि इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने नवगीत को एक नई ऊंचाई और नवगीत को एक नया वो प्रदान किया। लेकिन वो नवगीत जो है उसकी छाप जो है या उसका स्वरूप जो है वो पुराने नरेश सक्सेना की कविताओं में, ओम प्रभाकर की कविताओं में, गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में, ठाकुर प्रसाद सिंह की वंशी और मादल में, वंशी और मादल ने बड़ा तहलका मचाया था एक जमाने में, आपको स्मरण होगा गीत विधा को लेकर, वंशी और मादल। तो ये जो नाम होता है इसमें एक पैटर्न तो चालू हो जाता है इसमें। जैसे आपने अभी शांति सुमन जी का उदाहरण दिया और कर्ण सिंह जी ने जो बात की नवगीत को लेकर, तो वो एक परिवर्तन का दौर तो था। जैसे प्रयोगवाद को परिवर्तन का दौर मानते हैं, वैसे ही नवगीत को भी उस दिशा में कुछ कवियों को लेकर मान सकते हैं हम। वर्तमान दौर में चूंकि आपने ये बात सही कही कि प्रयोगवाद के बाद से गीत में भी ये चीज शुरू, क्योंकि संकट का दौर शुरू हो गया था। नवगीत संग्रह जो 3 निकले उनमें भी बहुत सारे कवियों ने गीत छोड़कर निर्भय जी गजल के दौर में चले गए थे। वो जहीर कुरैशी ने गीत छोड़ दिए लिखना एक संकलन के बाद, और वो फिर गजलकार हो गए हिंदी के, तो उन्होंने छोड़ा मैदान जी, नवगीत संग्रह में थे वो। अब इसी को सवाल को अगर देखिए ना कि अगर जो जी छाया मत छूना मन, एक ये लीजिए, फिर
निराला की पंक्ति जी बांधन नौ इस ठाव बंधु, या फिर शांति सुमन की इस पंक्ति को जी कि जी थाली उतनी की उतनी रह गई, रोटी हो गई छोटी। अब इसके जी अर्थ विन्यास को या अर्थ विस्तार को देखेंगे तो कितना अर्थ निकलता है जी और जी कितना बिल्कुल गहरा अर्थ निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो क्रांति थी। इसीलिए तो गीत जो है ना वो हर किसी के बूते का नहीं रहा निर्भय जी। गीत जो है ना वो चैलेंजिंग हो गया। इसीलिए अधिकांश गीतकार जो है, मैंने सर्वे किया है 15-20 साल में, अधिकांश गीतकार गजल की तरफ चले गए अब हैं। छाया मत छूना मन, जी होगा दुख दूना मन, जी कितना गहरा अर्थ है इसका। बहुत गहर जी जी। ये तो देखिए गीत के सिरमौर गीतों में इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें इसकी अर्थ व्यंजना, इसका अशरीरी पक्ष, उन्होंने माता साहब ने खुद कहा था कि ये इस गीत ने मेरे लिए गीतकार के रूप में सशक्त पहचान दी। और जहाँ भी वो मंच पर जाते थे निर्भय जी, इस गीत की बड़ी मांग होती थी कि तृष्णा का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर एक चंदिरा में छिपी एक रात कृष्णा है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना मन, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। तो इस तरह की ये कविता तो उनकी सिग्नेचर कविता है। और माथुर साहब ने देखिए ये यहाँ पर प्रयोग भी किए गीत को लेकर। लेकिन माथुर साहब ने अपने गीत छोड़ने का कारण ये बताया नर भाई जी कि गीत में आत्मनिवेदन, आत्मकथ्य और स्वयं को लेकर के जो अपनी भावनाएं, अपने बातों को व्यक्त करने की प्रवृत्ति थी, उससे गीत को क्षति पहुंची। खासकर आत्मनिवेदन शब्द, क्योंकि बहुत लंबे दौर तक गीत में सर आत्मनिवेदन, आत्मकथ्य, वो आत्म प्रवंचना भी हो गई, आगे जाकर आत्मश्लाघा भी हो गई। तो इसके कारण गीत को क्रमशः प्रयोगवाद के बाद क्षति पहुंचती गई और अधिकांश कवियों ने गीत के मैदान को छोड़ दिया। ये माथुर साहब ने भी स्वीकार किया अपनी पुस्तक नई कविता सीमाएं और संभावना में। बाकी जो निष्ठावान और जो दृढ़ संकल्पित कवि थे, जो गीत के लिए समर्पित थे, वो गीत जिनके भीतर जो है एक सच्चे रूप में समाहित था, उनने गीत को विधा को अभी तक बनाए रखा है, इसलिए गीत। लेकिन बाकी इसकी सीमाएं बन गई हैं और संभावनाएं देखनी जाएंगी आगे। तो अभी वो चीज नहीं है गीत में, वो उस तरह का ना माहौल है, ना वातावरण है। इस समय तो निर्भय जी गजल का दौर है, और जितने भी गीतकार हैं वो मेरे मित्र और मेरे परिचित। ग्वालियर तो बहुत गढ़ रहा है सर गीतकार। महेश अनग बहुत अच्छे गीतकार हुए हैं। नवगीत में तो वो बिल्कुल, वो भी सिग्नेचर गीतकार माने जाते हैं, बड़े प्रमुख सर। मुकुट बिहारी सरोज इन्हें प्रणाम करो, ये बड़े महान है। तो वो उनके गीतों में या नवगीत कहने व्यंग मिलता है बहुत ज्यादा, आज के दौर का विकृतियां मिलती हैं। और आपके महेश अनग, मुकुट बिहारी सरोज, घनश्याम भारती और दामोदर शर्मा, और ये बहुत अच्छे। और वीरेंद्र मिश्र तो खैर पूरे देश में दौरा किया उन्होंने। एक जमाने में ये भी चलता था कि गीतकार जो अच्छे थे वो पूरे देश का दौरा कर लेते थे, और किताबें तो 4-5 निकलती थी, लेकिन वो गीत मंच के माध्यम से तो उन्होंने भी प्रयोग किए। वीरेंद्र मिश्र को भी सर नवगीतकार माना जाता है। और आपके ये अवस्थी थे, रमानाथ अवस्थी, इन्होंने भी प्रयोग किए गीत को लेकर। तो गीत को लेकर प्रयोग का दौर तो चलता रहा निर्भय जी, लेकिन नवगीत तक आते आते वो एक अलग ही उसने एक रूप ले लिया। और जिनका आपने उल्लेख किया, शांति सुमन जी और कुछ अन्य कवि, उनका अवदान जो है रहा इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण। जी निर्भय जी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया।